5 साल पहले शेरपुर के एक युवा ने आरक्षण को लेके एक आवाज़ उठाई। जी हाँ साथी, देश का जाना माना संगठन राजपूत करणी सेना और उसमें हमारे मध्य प्रदेश से शेरपुर से एक ऐसा युवक बाहर आया जिसने इस संगठन की कमान संभाली और पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा किया। ऐसे युवा दमदार जोशीले ठाकुर साहब आदरणीय श्री जीवन सिंह जी शेरपुर। ठाकुर साहब आपको नमस्कार। हम आज कुछ दमदार ऊर्जात्मक प्रेरणात्मक संवाद ठाकुर साहब से करते हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, आप कहाँ जन्मे, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। मेरा जो जन्म स्थान है वो मंदसौर जिले में कुचड़ोद है जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। अच्छा। तो उनके साथ ही वहीं, उसके बाद पापा के एक्सपायर होने के बाद वापस गाँव आ गए शेर। अच्छा, तो मूल आप शेरपुर के हैं जी। ओके। तो उसके बाद में आपकी शिक्षा आपने कहाँ तक, कैसे? 12वीं तक करी है जी जी। तो 8वीं तक तो मंदसौर जिले में ही करी है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक यहाँ शेरपुर में। तो ये जो एक राजपूत करणी सेना में जो आप जुड़े, उसकी क्या कहानी रही, थोड़ा सा बताइए। कैसे उससे आपका जुड़ाव हुआ? हमारे बहुत सारे साथी लोग थे स्टार्टिंग में यहाँ रतलाम से आसपास के। अच्छा। उनने सबने बोला कि अपने को एक जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, हाँ। या करणी सेना है, इसमें अपने को जुड़ना है और काम करना है। हाँ। तो हम लोगों ने सबने साथ में मिलकर ही काम चालू करा था। तो उसके संबंध में बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई कि मतलब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का काम क्या रहना चाहिए। समाज सेवा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सभी संगठन समाज सेवा का ही काम करते हैं, जैसे क्षत्रिय महासभा हो या दूसरे कोई से संगठन, सब ने इतने सालों से काम कराई तो अपन नया क्या करें। तो सब लोगों की आप बीती भी थी और अनुभव भी था खुद का कि आरक्षण की वजह से मतलब गरीब परिवार में जन्मने के बाद भी आरक्षण जो मिलना चाहिए था जिन लोगों को, मतलब गरीबों को जरूरत है आरक्षण की, तो क्यों ना अपन आर्थिक आधार पे आरक्षण के लिए लड़ाई चालू करें और मुहिम चालू करें। और इसके लिए अपन सरकार को पूरे मध्य प्रदेश में लोगों को इकट्ठा करें और संगठन को मजबूत करके अपनी बात रखें कि आर्थिक आधार पे आरक्षण की पहल हो। यानी आरक्षण के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई जो नेतागिरी कर रहे हैं अपनी समाज के नाम पे हो या दूसरे समाज के लोग हों। उनको अपना समाज का अस्तित्व नहीं बचाना, उनको खाली राजनीति करना। जैसे कि अभी तक हमने एक भी ज्ञापन में ये नहीं दिया कि दलितों को आरक्षण खत्म किया जाए। हमने बोला कि जो दलित जो है, जो सक्षम हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं आरक्षण से, जिन्होंने नौकरियां पा ली है, उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ IAS IPS में निकल गई हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दो। बाकी जो गरीब वर्ग है, स्वर्ण समाज से हैं, पिछड़ा समाज से हैं, तो उनको आरक्षण में डालो। मतलब इधर से निकाल के उधर डालो, उधर के हमारे इसमें डालो सामान्य। यानी कहीं भी अपनी नीति में जातिगत कोई विरोध था ही नहीं। जातिगत विरोध तो लोग बढ़ा रहे हैं, लोगों ने उसका माहौल बनाया। जब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात है तो आर्थिक आधार पे जब आरक्षण होगा तो हर समाज, हर व्यक्ति को मिलेगा, हर गरीब व्यक्ति को मिलेगा। तो अपने मध्य प्रदेश में सबसे पहले अध्यक्ष आप ही हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जी। तो इसका सबसे पहला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? रतलाम में इसकी शुरुआत में एक बैठक हुई थी जिसमें 100-125 लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा। उस बैठक में सबने डिसीजन लिया था कि अपने को काम करना है, किस तरह से काम करना है, किन मुद्दों पे काम करना है। उसके अलावा जैसे राजपूत समाज के जो युवा हैं वो सारी जगह हर मुसीबत में हर व्यक्ति, हर समाज के साथ खड़े होते जाके। इस संगठन ने कभी भी किसी जाति को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा। तो उसके बाद अभी जो बहुत बड़ी रैलियाँ हुई थी वो कब की बात है? वो उसके बाद 11 जून 2015 में सबसे पहली रैली हुई थी जो जावरा में हुई। जावरा के बाद फिर उज्जैन हुई, देवास हुई, रतलाम हुई, मंदसौर हुई। सभी पूरी सड़कें फुल हो गई थी। सारी इतनी सारी जो है राजपूत करणी सेना की ताकत जो है पूरी बाहर निकल के आ गई थी। नहीं, वो तकलीफ थी तकलीफ बाहर आई। सारा सवर्ण समाज आपने एक कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और तो एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया था। आंदोलन खड़ा हुआ तो सारे लोग सड़कों पे आए, उनकी तकलीफ थी, तो केंद्र सरकार ने उसको 10% में तब्दील किया। यानी कहीं ना कहीं उसका कुछ परिणाम आया, ऐसा नहीं है कि? हाँ, तो उससे पहले आप बताओ ना, किसने अभी तक ये मांग रखी है आर्थिक आधार पर आरक्षण? किसने लड़ाई लड़ी अभी तक? सब लोगों ने साथ में मिलकर, जैसे स्वर्ण समाज में जितने भी समाज आते हैं, उसके अलावा पिछड़ा समाज के भी पाटीदार हो, धाकड़ हो, जितने भी लोग हैं वो सब भी रोड पे आए।
सभी जनता हो। पिछड़ा वर्ग वाले भी चाहते थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और ऐसी हो। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपने जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो अभी जो है पूरे मध्य प्रदेश में आपके संगठन की कितनी शाखाएं और कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? सारे ज़िलों में, मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों में और सारे गाँवों में अधिकतर 90% गाँवों तक पहुँच चुकी है करणी सेना। और हर गांव में करणी सेना का अध्यक्ष है, और जैसे हमारे इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसकी कोई वो नहीं है, अलग नहीं है, सब एक ही समान है और एक ही बराबर। यानी सारा संगठन जीवन सिंह जी में है और जीवन सिंह जी सभी के भीतर है, सब आपस में। हाँ, सब एक ही है। हम एक कोई ही बड़ा होगा। छोटा नहीं है संगठन में, पद से कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात। तो ठाकुर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे जो ये चुनाव के पहले इतना सारा आंदोलन हुआ, सब हुआ, और अब जाके एक शांति से आ गई थी, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, तो एकदम से राजपूत करणी सेना एकदम से शांत क्यों हो गई? एक साल में एक ही कार्यक्रम करते हैं इस वजह से लोगों को लगता है शांति। हाँ, मतलब साल भर में एक करना और बड़ा करना, ऐसा है। बहुत अच्छा। और बाकी जो छोटी मोटी एक्टिविटी रहती है, जो समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग, किसी को भी मुसीबत आती है, कोई अत्याचार होता है, तो उनके लिए जाके खड़े रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, हम खुद भी जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अभी लॉकडाउन का समय आपने कैसे बिताया और आपके संगठन ने क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में? पूरे मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में करणी सैनिकों ने सेवा दी है अपनी, लोगों की मदद करी है, और ये हमारा कर्तव्य भी है क्षत्रिय धर्म में लोगों की मदद करना। तो सारे करणी सैनिकों ने इसको पूरी तरीके से निभाया और पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में अच्छी सेवा दी। बहुत अच्छी बात। तो ठाकुर साहब, आगे क्या होने, आगे क्या स्वरूप रहेगा आपके संगठन का आने वाले समय में? क्या आपकी कोई जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलता तब तक तो लड़ाई जारी है। तो क्या चुनाव में भी आगे आने वाले समय में चुनाव? पिछली बार तो चुनाव में हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। हाँ, चुनाव हमारे कार्यकर्ता कोई लड़े नहीं है, पर इस बार सरकार अब भी नहीं सुनेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे हमारे कार्यकर्ता। अच्छा, सिंधिया जी का भी कहा जाता है कि वो अब इधर आ गए तो पहले उधर थे तो विरोध नहीं था, अब इधर आ गए तो विरोध नहीं, होगा। सिंधिया जी का विशेषकर कोई विरोध थोड़ी है, किसी भी नेता का किसी भी व्यक्तिगत नेता कोई विरोध नहीं है। हाँ। हमारे मुद्दे की लड़ाई है, जब भले बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, विरोध जारी रहेगा जो भी, और हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ आके लड़े, कोई भी हो नेता, हमारी बात को रखे, हम उसका विरोध क्यों करें? कोई नेता हमारी बात रखता है जाके कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तो हम उसका विरोध क्यों करें? हम तो इसलिए कर रहे हैं कि आप स्वर्ण समाज के हो, आपको सब स्थितियाँ पता है कि मतलब राजपूत परिवार में स्वर्ण समाज में सभी जितने सवर्ण भी और ये जो भी गरीबी कोई जाति देख के तो आती नहीं है। तो जब जाति देख के गरीबी नहीं आती है तो फिर वो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दे रहा है? बहुत अच्छी बात है। और हमारे ठाकुर साहब भी निरंतर लगे हुए हैं 5 सालों से। तो ठाकुर साहब, आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है आने वाले बेरोजगारी का, और कहीं अनेक परेशानियों को वो सामना कर रहा है? अब ये परेशानी तो पूरे देश की है, हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। वैसे अभी विरोध करने का समय नहीं है, सरकार के हम साथ है। हाँ। जैसा भी निर्णय लेती है सरकार, जैसे लॉकडाउन का भी लिया है, तो अभी तक हमने पूरा सहयोग दिया है सरकार को और आगे भी देंगे। और सारे युवाओं से भी मेरा यही निवेदन है कि जहाँ भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत लगे, आप जाके खड़े रहिए, उसकी हेल्प करिए। ठीक है साहब, ठाकुर साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय माता दी। जय